जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले रस, छंद और अलंकारों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, गले में खराश है इसलिए आवाज सही नहीं निकल रही है, अतः आप सभी से माफी चाहूंगा। तो आइए किसी प्रकार से आपका समय न बेकार करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छंद शास्त्र में मगड़, नगड़, भगड़ और यगड़ को माना जाता है। यानी यहाँ पर ये जो चार गढ़ दिए गए हैं इन्हें क्या माना जाता है। विकल्प दिया गया है, पहला है शुभ, दूसरा दिया गया है अशुभ, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें साथियों शुभ गढ़ माना जाता है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो जिस प्रकार से इन्हें शुभ गढ़ माना जाता है उसी प्रकार से चार और भी बचते हैं, उन्हें अशुभ गढ़ माना जाता है। लेकिन इसे आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है मन भाए शुभ। क्योंकि मन कौन सी चीज भाती है, शुभ ही चीज तो भाती है। तो माँ से मगड़ हो जाएगा, ना से नगड़ हो जाएगा, भाए भा से भगड़ हो जाएगा और या से यगड़ हो जाएगा। और कौन सी चीज भाती है, हमने कहा शुभ चीज भाती है। तो इस प्रकार से याद रखना है, मन भाए शुभ चीजें। और अगर बात करें गढ़ों की तो दोस्तों 8 गढ़ होते हैं और प्रत्येक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छंद के संघटक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर संघटक तत्वों की संख्या बतानी है। विकल्प दिया गया, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा दिया गया 6 और चौथा दिया गया 7। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी छंद के जो संघटक तत्व होते हैं वो 7 माने जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इन्हें भी देख लीजिए। वे होते हैं चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति और गढ़। तीसरा प्रश्न दिया गया है, इस वर्णिक छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण जो जगड़, तगड़, जगड़ तथा रगड़ के क्रम में आते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा छंद है इसे आपको बताना है। विकल्प दिया गया, पहला उपेंद्र वज्रा, दूसरा इंद्र वज्रा, तीसरा दिया गया वंशस्थ और चौथा दिया गया वंशंत तिलका। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो परिभाषा दी गई है वंशस्थ की है। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो ये वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 12 वर्ण होते हैं। लेकिन ये गढ़ कैसे याद रखोगे, बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम बताते हैं। याद रखना ट्रिक है, जा तू जरा, जा से जगड़ हो जाएगा, तू यानी ता से तगड़ हो जाएगा, जरा जगड़ और रगड़ हो जाएगा। इसी क्रम से आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न दिया गया, लौकिक संस्कृत छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यहाँ पर उस कवि का, उस लेखक का, उस रचनाकार का नाम बताना है। पहला विकल्प दिया गया पिंगल को, दूसरा भामह को, तीसरा दिया गया है वाल्मीकि को और चौथा दिया गया है भरत को, यानी भरत मुनि को। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी वाल्मीकि जी को लौकिक संस्कृत छंदों का जन्मदाता मानते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि की रचना है रामायण, उसे आदि काव्य कहते हैं। तो वो आदि काव्य हो गया और ये आदि कवि हो गए। पांचवा प्रश्न है, छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं। तो यहाँ पर उस छंद का नाम बताना है। विकल्प दिए गए हैं, बरवय, उल्लाला, रोला अथवा दोहा। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी छप्पय के शुरुआत में जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये छप्पय कैसे याद रखोगे, छप्पय में 6 आ रहा है तो इसमें 6 चरण होते हैं और यह विषम मात्रिक छंद होता है। अब बता दिया गया है कि इसके शुरुआत में 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं और दूसरी बात याद रखना है कि इसके बाद में जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रकार से छप्पय में 6 चरण विषम मात्रिक छंद, शुरुआत में 4 चरण रोला के और बाद में 2 चरण उल्लाला के होते हैं। हनुमंत बलि तुम जाहु तहां, मुनिवेश भरत वसंत जहां, यह छंद दिया गया है, इसमें नाम बताना इसका। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया त्रोटक, वंशस्थ, बरवय अथवा भुजंगी। तो यहाँ पर तो दोस्तों त्रोटक छंद है, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो त्रोटक की अगर इसके परिभाषा की बात करें तो दोस्तों इसमें 4 चरण होते हैं और यह वर्णिक छंद होता है। अब वर्णिक छंद है तो इसमें गढ़ों की गणना की जाएगी। जी हाँ, इसमें दोस्तों 4 सगड़ होते हैं। 7वां प्रश्न है, जब विरह विधाता ने सृजा विश्व में था, तब स्मृति रचने में कौन सी चातुरी थी।
यहाँ पर छंद बताना है कौन सा है। विकल्प है यहाँ पर वंशस्थ, मालिनी, त्रोटक और शिखरड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों छंद है मालिनी। अगर मालिनी की बात करें यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों यह वर्णिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में ननमय के क्रम से 15-15 वर्ण होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी मालिनी को याद रखिएगा, ननमय, यहाँ पर इस प्रकार से गणों का क्रम याद रहेगा। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? विकल्प दिया गया है, पहला है हेमचंद्र, दूसरा दिया गया है भट्ट केदार, तीसरा है सायण और चौथा दिया गया है क्षेमेंद्र। तो दोस्तों इसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह रचना है हेमचंद्र की, यानी छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। 9वां प्रश्न है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेलु स्नेह जानत रावरो। दोस्तों इसमें छंद कौन सा है इसके बारे में बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया है रूपमाला, दूसरा है उल्लाला, तीसरा दिया गया है हर गीतिका और चौथा दिया गया है चतुष्पदी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें हरिगीतिका छंद है। अगर इसको याद करने की बात है, यानी हरिगीतिका छंद की परिभाषा याद करें तो कैसे याद करेंगे? देखो इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। मान लो इसका कहीं उदाहरण आ जाए तो कैसे पहचानोगे? देखो ये जो हरिगीतिका शब्द होता है इसको 4 बार लिख लो और जिस क्रम से ये वर्ण होंगे इसी क्रम से इसके छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है, जहां किसी कथन को सिद्ध करने के लिए युक्त यानी कारण बताकर उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है इसे आपको बताना है। तो विकल्प दिए गए हैं, पहला है व्यतिरेक, दूसरा दिया गया है काव्यलिंग, तीसरा है शंकर और चौथा दिया गया है दीपक। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी काव्यलिंग अलंकार। तो जहां कहीं भी कथन को सिद्ध करने के लिए कोई कारण बताया जाएगा उसके बाद में उसकी पुष्टि की जाएगी, उसका समर्थन किया जाएगा, तो वहां पर तो काव्यलिंग हो जाएगा। लेकिन हम आइए आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। दोस्तों यह बिहारी जी का दोहा है और इसमें भी काव्यलिंग अलंकार है। 11वां प्रश्न है, मधुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बिकती है, भेंट जहां मस्ती की मिलती, मेरी वह मधुशाला है। इसमें अलंकार कौन सा है? विकल्प दिया गया है विशेषोक्ति, दूसरा है असंगति, तीसरा दिया गया है विभावना और चौथा दिया गया है अपहनुति। तो यहाँ पर अपहनुति अलंकार है दोस्तों। अगर अपहनुति की बात करें, इसको पहचानने की बात करें तो दोस्तों जहां कहीं भी निषेध यानी छिपाने की बात आ जाएगी, और या इस प्रकार से कह दो कि जहां पर उपमेय को छिपाकर उपमान प्रकट किया जा रहा होगा तो वहां पर अपहनुति अलंकार होता है। साथियों यहाँ पर हमने मुख्य मुख्य अलंकारों को रखा है, ज्यादा को नहीं लिया है। और यदि आप विस्तार से को समझना चाहते हैं, विस्तार से आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उसे हमने ट्रिक से बता रखा है, यानी परिभाषा और उदाहरण दोनों को ट्रिक से हमने बताया इस वीडियो में। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है? तो विकल्प दिए गए हैं, केशव है पहला विकल्प, दूसरा है कुलपति, तीसरा दिया गया है बिहारी और चौथा दिया गया है चिंतामणि। तो यहाँ पर जो सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है वो है बिहारी जी, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव पिया तन पीड़ित गौरा, इस पंक्ति में अलंकार है, तो अलंकार कौन सा है इसके बारे में बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया असंगति, दूसरा है तदगुण, तीसरा दिया गया है अतदगुण और चौथा दिया गया है पर्यायोक्ति। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसमें असंगति अलंकार है। 14वां प्रश्न, काहू के केऊ घटाए घटाई नहीं, सागर ओ गुण आगर प्राणी। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां दी गई हैं कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो विकल्प दिया गया है वीपसा,
उत्प्रेक्षा, दीपक और काव्य लिंग। तो यहाँ पर तो दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इन पंक्तियों में दीपक अलंकार है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, अधरों पर अली मडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प दिए गए हैं, उत्प्रेक्षा है पहला, दूसरा दिया गया है विप्सा, तीसरा दिया गया है भ्रांतिमान और चौथा दिया गया है संदेह। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको और भी सरल तरीके से ज्यादा प्रश्नों को बताते चले, इन्हीं 15 प्रश्नों के साथ में जोड़कर। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में अगले टॉपिक को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।